हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये आपका नेक्स्ट पार्ट है। स्टूडेंट, ये क्लास आपकी जुडिशरी, जेएलओ, एपीओ, बैंकिंग, एलएलबी एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगी। एज यू नो स्टूडेंट, हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, जिसमें हमने आपको बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा फ्रेम हुआ। फिर हमने देखा पार्ट नंबर 1 जो आपकी यूनियन के बारे में बात करता है। हमने बात की थी प्रेम्बल्स की, ठीक है। फिर हमने देखा चैप्टर पार्ट नंबर 2 आपका जो है आपका सिटीज़न। अब हम बात कर रहे हैं आपके पार्ट नंबर 3 फंडामेंटल राइट्स की, जिसमें अभी तक हमने आर्टिकल नंबर 19 आपके देख लिए हैं। जिस स्टूडेंट ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वह उन्हें देख लीजिए। आज का हमारा लेक्चर है आपका आर्टिकल नंबर 20 का। आर्टिकल 20 आर्टिकल 20 आपकी बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? जो पर्सन को हमने क्या किया है, जिन पर्सन को हमने कन्विक्ट किया है, ठीक है, उन्हें हमने कन्विक्ट कर लिया है। किसके लिए? ऑफेंस के लिए। अब उन पर्सन्स को हम क्या प्रोटेक्शन दे सकते हैं? एक्यूज नहीं है, एक्यूज वो होता है जिसको सज़ा नहीं मिली होती। सज़ा मिलने के बाद वह क्या बन जाता है? आपका कन्विक्ट बन जाता है। हमने उसको सज़ा दे दी है, हमने उसको कन्विक्टेड कर दिया है, ठीक है। दोष सिद्धि के संबंध में, ठीक है, दोष सिद्ध हो गया उसको, अब वह कन्विक्टेड हो गया। अब ऐसे पर्सन्स को हमने क्या क्या प्रोटेक्शन दी है आज के हम अपने क्लास में देखेंगे। आर्टिकल नंबर 20 आपका इस बारे में बात करता है। स्टूडेंट, आप अपने बेल एक्ट ओपन कर लीजिए। बेल एक्ट की लैंग्वेज हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नो पर्सन शैल बी कन्विक्ट, नो पर्सन शैल बी कन्विक्ट, किस वर्ड का यूज़ किया हमने? शैल, मतलब कंपल्सरी है कि किसी भी पर्सन को कन्विक्ट नहीं किया जाएगा। शैल है, कंपल्शन है। मे नहीं लिखा हो, मे होता है तो डिस्क्रिप्शन होता है। ये कोर्ट की फिर वो उसके मे अगर होता है तो वह उसका डिस्क्रिप्शन हो जाता है। कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि वह ऐसा अप्लाई करे या ना करे, लेकिन यहाँ पे शैल है तो कोर्ट को ये बातें अप्लाई करनी ही होगी। ओके, शैल बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस एक्सेप्ट for violation of law in force at the time of the commission of the law charged as an offence, nor be subject to the penalty, most important line, penalty greater than that which might have been inflicted in under the law force at the time of the commission of the offence। मतलब स्टूडेंट क्या हुआ इसका कि किसी भी पर्सन को हम उतनी सज़ा नहीं देंगे, उससे ज़्यादा सज़ा नहीं देंगे जितनी हमारी उस टाइम कानून में लिखी हुई है। एग्जाम्पल देख के समझाती हूँ मैं आपको इसका। एक पर्सन है, ठीक है। इस पर्सन ने क्या किया आपका 2000 आप ले लीजिए 2022 में इसने कोई ऑफेंस किया, ठीक है। ऑफेंस किया था आपका स्नैचिंग का। स्नैचिंग तो पहले भी ऑफेंस था। मॉब लिंचिंग का, मॉब लिंचिंग ले लेते हैं। मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग का इसने ऑफेंस किया, ठीक है। मॉब लिंचिंग क्या होता है? जैसे आप देखते हैं भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, भीड़ में क्या कर देते हैं, किसी पर्सन को डेथ कर देते हैं, किसी पर्सन की, ठीक है, उसको मार पीट के उसकी हत्या कर देते हैं, तो उसे हम मॉब लिंचिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट 2022 में किसी पर्सन ने के साथ क्या हुआ? मॉब लिंचिंग का ऑफेंस हुआ, ठीक है। उस समय क्या था, अगर आप देखेंगे BNS, हम जो BNS की सीरीज देख रहे हैं उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो BNS के अकॉर्डिंग, BNS आपका कब आया? 2023 में आया। इस एक्ट में आपका क्या है? इस एक्ट में आपका मॉब लिंचिंग अब क्या मान लिया गया है? एक आपका ऑफेंस मान लिया गया है, ठीक है। मॉब लिंचिंग 2023 में आपका ऑफेंस माना है। 2022 में अगर ये किया गया है तो उसको मॉब लिंचिंग का ऑफेंस हमने नहीं माना, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन ने 2022 में कोई किया है, क्या किया है, कोई अपराध किया है, ठीक है, तो उसे मॉब लिंचिंग सज़ा नहीं मिलेगी। 2023 के बाद या 2023 के में अगर किसी पर्सन ने मॉब लिंचिंग की है तो अब हमने उसको ऑफेंस माना है और अब हमें उससे सज़ा दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब जो कानून लागू है कंट्री में, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या देंगे? पर्सन को ऑफेंस की सज़ा देंगे। अगर हमने उसको ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं लिखा है तो हम उसको ऑफेंस नहीं मानेंगे। ओके,
और सेम ही जैसे देखिए स्टूडेंट, पहले हमारे जो रेप केसेस होते थे, ठीक है, उसमें हमने एज सच अपना डेथ का, पहले जब ये स्टार्टिंग में ये रेप केस का हमने ऑफेंस रखा, तब हमने डेथ पेनल्टी की उसके अंदर सज़ा नहीं रखी थी। लेकिन जब हमने इसमें अमेंडमेंट किया आपका, ठीक है, तब हमने उसके अंदर क्या कर दिया, तब हमने इसके अंदर डेथ पेनल्टी भी आपकी ऐड कर दी। तो इस अमेंडमेंट से पहले 2018, ठीक है, 2018 में अमेंडमेंट किया, तो 2018 से पहले अगर रेप केस के मामले आते हैं तो उसमें हम डेथ पेनल्टी नहीं चार्ज कर सकते, ठीक है। और 2018 या 2018 के बाद अगर रेप के मामले आते हैं, तो अगर वह मामला ऐसे कैटेगरी में फॉल कर रहा है जिसके ऑफेंस की सज़ा हमने डेथ पेनल्टी दी है, तो अब हम उस पर्सन को डेथ पेनल्टी भी दे सकते हैं। ओके, किसी भी व्यक्ति को उस अपराध के दोष नहीं ठहराया जाएगा सिवाय उस अपराध के लिए जो अपराध के समय लागू कानून के उल्लंघन के लिए हो, ठीक है। कानून के उल्लंघन के लिए अगर है तो ही हम उसको ऑफेंस मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। और ना ही उसे उस कानून के तहत दी जाने वाली सज़ा से अधिक सज़ा दी जाएगी। और ना ही हमने क्या किया, हमने जितना ऑफेंस आपको बता रहा है, जितना आपको कानून बता रहा है कि इसके लिए इतनी सज़ा दी जाएगी, तो उतनी ही सज़ा दी जाएगी, उससे ज़्यादा सज़ा नहीं दी जाएगी। इसके लिए हमने देखा था मॉब लिंचिंग का केस आपका, ठीक है, मॉब लिंचिंग का केस, भीड़ भाड़ में जब हत्या कर दी जाती है तो मॉब लिंचिंग का केस, और इसमें कानून से अधिक सज़ा नहीं देगा। इसमें हमने देखा था रेप केस, जो कि अमेंडमेंट के बाद डेथ पेनल्टी में उसमें ऐड कर दी है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है, एक बार मैं आपको बेरा की लैंग्वेज समझा रही हूँ, ठीक है, फिर हम इन सब कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड है आपका, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड। दो शब्द यूज किए गए, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड। ना ही उस पर प्रोसिक्यूशन चलेगा, ठीक है, ना ही उस पर ट्रायल चलेगा, ना ही उसको पनिश्ड की जाएगा, मतलब ना ही उसको सज़ा दी जाएगी। दो चीज़ें हैं स्टूडेंट, यहाँ पे सिर्फ पनिशमेंट की बात नहीं है, प्रोसिक्यूटेड की बात भी है और पनिश्ड की बात भी है। अगर प्रोसिक्यूशन ना उस प्रोसिक्यूशन चलाया जाएगा, ना उसको पनिश किया जाएगा, फॉर द सेम ऑफेंस, उन सब सेम ऑफेंस के लिए जो इसके अंदर उसको एक बार सज़ा मिल गई है, फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वन, ठीक है। अगर स्टूडेंट ए ने क्या किया, ए ने बी का मर्डर किया, ठीक है, बी का मर्डर किया और इसको मिल गई सज़ा, ठीक है, इसको कोर्ट ने सज़ा दे दी, मान लीजिए आप 12 ईयर्स की, ठीक है, 12 ईयर्स की इसको सज़ा दे दी मर्डर की। तो जब इसने इसका मर्डर किया 12 ईयर्स के बाद, जब ये आपका फ्री होके इसको क्या कर दिया, हमने डिस्चार्ज कर दिया, ठीक है, रिलीज़ कर दिया, हमने इसको रिलीज़ कर दिया, इसने अपनी सज़ा पूरी कर ली थी, 12 ईयर के बाद इसको रिलीज़ कर दिया। तो अब ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि हम दोबारा इस पर इसी केस में, ठीक है, इसी केस में क्या करेंगे, दोबारा इस पर प्रोसिक्यूशन करेंगे, मतलब दोबारा इस पर ट्रायल चलाएंगे और पनिशमेंट देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। ना ही हम इसको पनिशमेंट दे सकते हैं इसी केस में, केस स्टूडेंट वही रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ए ने बाहर आके सी का मर्डर कर दिया तो ए ने सी का मर्डर कर दिया, ऐसा है तो इस मामले में तो हम चला सकते हैं, प्रोसिक्यूशन भी दे सकते हैं, इसको पनिशमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर सेम ही मामला है, ए ने बी की मर्डर किया, उसके लिए वो सज़ा काट आया है, तो अब हम इसको दोबारा इसकी सज़ा नहीं देंगे। ओके, इसको हम कहते हैं डबल जेओपार्डी। एक ही व्यक्ति को एक ही ऑफेंस के लिए, सेम ऑफेंस है स्टूडेंट, यहाँ पे सेम ही ऑफेंस के लिए एक से ज़्यादा सज़ा नहीं मिल सकती। सेम ऑफेंस का मतलब ये नहीं है कि थेफ्ट इसने पहले ए के घर में किया, फिर इसने सज़ा काटने के बाद थेफ्ट बी के घर में किया, तो स्टूडेंट ये ऑफेंस का नाम तो सेम है, लेकिन यहाँ पे ऑफेंस अलग अलग पर्सन के खिलाफ होता है, तो ये डिफरेंस ऑफेंस माना जाएगा। अगर कभी आपको केसेस ऐसे दे फ्रेम करके कि इसका बताओ उसको डबल जेओपार्डी लगेगा या नहीं लगेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका पर्सन भी सेम होना चाहिए और ऑफेंस का आपका क्या बोलते हैं, ऑफेंस की डेफिनेशन भी आपकी सेम होनी चाहिए, तभी हम मानेंगे कि वह सेम ऑफेंस है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ए ने पहले थेफ्ट किया, बी जो पर्सन था उसने पहले ए के घर में चोरी की, और फिर जब इसका ऑफेंस कंप्लीट, जब इसने क्या बोलते हैं इसको, पहले एक पर्सन ने ए के घर में क्या की, थेफ्ट किया, ठीक है। फिर अब इसी पर्सन ने क्या किया, दोबारा ए के घर में ही क्या कर दिया, वो
ए के साथ ही क्या कर दी, रॉबरी आपकी कमिट कर दी, ठीक है। तब अब पर्सन तो सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या ऑफेंस अलग अलग हो गया, तो ये भी आपका डिफरेंस ऑफेंस में आएगा, ठीक है। तो जब आपका केस स्टडीज दी जाए तब आप उसे ध्यान से पढ़ना कि क्या सच में सेम ऑफेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है, ओके। इसको हम कहते हैं डबल जियोपार्डी। किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और ना ही उसे दंडित किया जाएगा, ठीक है। मुकदमा भी नहीं चलाना है और ना ही उसे सेम ऑफेंस के लिए दोबारा दंडित करना है, एक बार अगर वह अपनी सज़ा काट के आ गया है तो, ओके। नेक्स्ट है नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। स्टूडेंट आपको पता है कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, वह अपने ही खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। सेल्फ इंक्रिमिनेशन हम उसे कहते हैं हिंदी इंग्लिश में, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। वह व्यक्ति खुद के खिलाफ ही गवाही नहीं दे सकता। इसका प्रोटेक्शन हमें आर्टिकल 23 हमें देता है कि अगर मैंने कोई ऑफेंस किया है तो मैं खुद के खिलाफ विटनेस नहीं बन सकती, ठीक है। हाँ, मैं कन्फेशन कर सकती हूँ, कन्फेशन का बात नहीं हो रही स्टूडेंट, यहाँ पे विटनेस की बात हो रही है कि मैं विटनेस नहीं बन सकती, ठीक है। कन्फेशन मैं कर सकती हूँ कि मैं मजिस्ट्रेट के सामने जाकर कन्फेस कर लूँ, तो वो बात अलग है। यहाँ पे विटनेस की बात हो रही है कि किसी भी पर्सन को ये नहीं कर सकते कि आप कंपेल किया जाए कि आप विटनेस बने, ओके। किसी भी अपराध के आरोपी को अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अपने ही खिलाफ गवाह बनने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। तभी स्टूडेंट जब कोई कन्फेशन भी करता है तो मैजिस्ट्रेट उससे सारे रूल्स बताता है कि आपके पास एक अधिकार है कि आप अपने ट्रायल भी करा सकते हैं। इसका जरूरी नहीं है कि आप कन्फेशन ही करें। अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रेशर दे रहा है तो आप बिना प्रेशर में आके कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसा आप हमें स्टेटमेंट दीजिए, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेस अपना के ही हम क्या करते हैं, किसी पर्सन का कन्फेशन करते हैं ताकि उसका आर्टिकल नंबर 20 सब आर्टिकल 3 इसका हार्म ना हो, ठीक है। सब क्लोज इसका 3 हार्म ना हो। नेक्स्ट आपको स्टूडेंट बात करते हैं। अब हमने बेयर एक्ट की लैंग्वेज तो आपको समझा दी, अब हम इसका कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर प्रोवाइड सर्टेन सेफ गार्ड्स। आर्टिकल नंबर 20 प्रोवाइड्स सर्टेन सेफ गार्ड्स, कुछ हमें ये प्रोटेक्शन देता है इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। अब स्टूडेंट ये जो फॉर्मेट है इसे आप देख लीजिए कैसे मैंने आंसर लिखे हुए हैं। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल नंबर 20 सब क्लोज 1 आपको क्या कहता है, तो आप इस अकॉर्डिंग भी लिख के आ सकते हैं, ठीक है, ओके। पहले हमने क्या लिखा, आर्टिकल नंबर 20 की हमने अंदर की बात लिख दी बेयर एक्ट की। प्रोवाइड दैट नो पर्सन शैल बी कन्विक्ट ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस नोट बी सब्जेक्ट टू एन ग्रेटर penalty which might have been inflicted under the law in force at the time of commission of offense। मतलब हम उस पर्सन को ज़्यादा सज़ा नहीं देंगे जितना उसने ऑफेंस किया है। जितने कानून हमें सज़ा देता है उस ऑफेंस की उतनी ही ग्रेटर हम सज़ा दे सकते हैं। अगर कानून हमें नहीं बताता कि ये एक्ट कोई ऑफेंस है तो हम उसको ऑफेंस मानेंगे भी नहीं, ठीक है। तो इस आर्टिकल के आपके 2 पार्ट है। पहला है नो कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, कि हम उसको अपराध नहीं मानेंगे जब तक हमारा कानून नहीं बताएगा कि ये अपराध है, ना ही हम उसको ज़्यादा सज़ा देंगे, ठीक है। जितना आपको कानून बताएगा उससे ज़्यादा हम सज़ा नहीं दे सकते, ओके। ये फॉर्मेट है लिखने का। हमने पहले क्या किया, हमने पहले आर्टिकल की हमने बेयर एक्ट लैंग्वेज को थोड़ा एक्सप्लेन किया, फिर हमने इसको कहा कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है आपकी। एक तो हो गया आपका कि कानून है ही नहीं उस समय, उस ऑफेंस का कोई कानून ही नहीं है तो हम उसे ऑफेंस नहीं मानेंगे उस एक्ट को, और दूसरा कि हम उससे ज़्यादा सज़ा उसको नहीं देंगे, ठीक है। ये फिर हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। फिर हमने एक टर्म आती है आपकी, टर्मोलॉजी आती है आपकी एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होता है, अगर आपसे पूछ लिया एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होता है तो स्टूडेंट और कुछ नहीं होता, यही होता है कि अगर जैसे इन्होंने कहा है कि ना 2018 के अंदर एक पर्सन ने कोई एक्ट किया, 2018 में एक पर्सन ने कोई एक्ट किया, ठीक है, जो कि क्या था, अनलॉफुल था मतलब कि वो ऑफेंस माना जा सकता है, ठीक है, कि वह क्या था, ये आपका अनलॉफुल था। लेकिन क्या हुआ 2019 के अंदर हमने इस एक्ट को अनलॉफुल माना,
मतलब एक्ट किया उस पर्सन ने 2018 में, लेकिन कानून ने, लेजिस्लेचर ने उसको 2019 में ऑफेंस माना है, जैसे मॉब लिंचिंग का, ठीक है। तो उस पर्सन को क्या होगा, उस पर्सन पे अब 2019 का कानून अप्लाई ना होके 2018 का ही कानून अप्लाई होगा, कि जिस टाइम उसने ऑफेंस किया है, जिस टाइम पे उसने ऑफेंस किया है, उस टाइम से का ही हम क्या करेंगे, उस पर कानून लागू करेंगे। उसके बाद का हम उस पर एक्ट लागू नहीं करेंगे, ठीक है। आगे समझ आपको, इसे कहते हैं इट इज़ ओल्ड रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ। इसे हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ, हम इसे कहते हैं, ठीक है। कि कानून आने से पहले पूर्वव्यापी अनुप्रयोग है ये, ठीक है। पूर्वव्यापी आपका ये क्या है, अनुप्रयोग है, कि कानून आने के टाइम पे और कानून आने से पहले के ऑफेंस को नहीं इंक्लूड करेंगे, कानून आने के टाइम पे और कानून आने के बाद के ही हम क्या करेंगे, ऑफेंसेस को उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 21 impose the restriction on the law making power of the legislature. Generally, legislature have plenary power to make laws. It can make law both retrospective as well as prospective, but it cannot make criminal law retrospective, ठीक है स्टूडेंट। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या होता है, पूर्वव्यापी, मतलब कानून आने से पहले भी, जैसे ये कानून आया आपका इस टाइम पे 2025 में आया, तो स्टूडेंट 2025 से पहले किए जितने भी ऑफेंस है, इस एक्ट, अगर मान लीजिए इन्होंने किसी एक्ट की बात की है इसके अंदर, तो अगर ये एक्ट हमारा 2024, ठीक है, 2025 से पहले कभी भी अगर ये एक्ट किया गया है, तो हम उसे ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं लेंगे, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं होगा आपका। ये आपका क्रिमिनल लॉ का एक फीचर है, ठीक है, कि क्रिमिनल लॉ जितने भी आपके होते हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं होते हैं, पूर्ववृद्धि उनका वो नहीं होता है, इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। वह हमेशा प्रोस्पेक्टिव होते हैं, वह हमेशा कैसे होते हैं, प्रोस्पेक्टिव होते हैं। जिस समय उनको लागू किया जाता है उस समय से वह लागू होते हैं, उस समय के बाद के अपराधों पे वह लागू होते हैं, ना कि उस समय से पहले के अपराधों पे वह लागू होते हैं। ओके, ये आपका क्रिमिनल लॉ का एक फीचर है आपका। आपका वह पूर्वव्यापी ना कह के वह भविष्य व्यापी आपके कानून होते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर आपके केस आता है मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2015 का, ठीक है। 2015 का आपका केस आता है मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर कहा गया दैट ओनली कन्विक्शन और सेंटेंस इज प्रोहिबिटेड, ट्रायल इज नॉट प्रोहिबिटेड। ट्रायल इज नॉट प्रोहिबिटेड, ओनली क्या चीज़, आपकी कन्विक्शन और सेंटेंस नहीं दिया जाएगा। मतलब 21 की बात हो रही है स्टूडेंट, 22 की बात नहीं हो रही, 21 की बात हो रही है कि अगर उस पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है जो उस समय आपका क्या नहीं था, उस समय आपका ऑफेंस नहीं था, तो हम ऐसे एक्ट के लिए ट्रायल चला सकते हैं, ठीक है। ऐसे एक्ट के लिए हम ट्रायल चला सकते हैं, लेकिन हम उसे पनिशमेंट नहीं दे सकते। ओके, ये आपका केस था मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2015 का। स्टूडेंट, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है, आप अपनी वीडियो पॉज करके भी इसे पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आता है महिपाल सिंह वर्सेस CBI 2014 का केस। Supreme Court held that for prosecuting a person in respect of offence, ingredients constituting the offence must existing on the date of the crime alleged to have been committed, satisfy the requirement of the offence later on to bring the act within the mischief of the penal provision is not permissible. इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका वह ऑफेंस माना गया था, ठीक है, तब आपके वैसे इंग्रेडिएंट्स वहाँ पे मौजूद होने चाहिए कि वो उस ऑफेंस में इंक्लूड हो। जैसे मॉब लिंचिंग के ऑफेंस में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे भीड़ में आके लोग मारपीट कर देते हैं और इतनी मारपीट कर देते हैं कि पर्सन की क्या कई बार हत्या भी हो जाती है, ठीक है। या भीड़ से लोग क्या करते हैं, भीड़ से लोग आके उस ऑफेंस को कमिट कर देते हैं,
तो इन्होंने कहा जिस टाइम पे आपका ऑफेंस हुआ हो ना, उस टाइम पे क्या हो, ऐसे इंग्रेडिएंट्स वहाँ पे मौजूद हो, ठीक है, तभी हम उसको परमिसिबल करेंगे, अन्यथा हम ऐसे पेनल प्रोविजंस को परमिसिबल नहीं करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने ये माना कि किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने हेतु अपराध के लिए आवश्यक तत्व अपराध घटित होने की तिथि पर मौजूद होना चाहिए। अपराध की आवश्यकता को बाद में पूरा करने उसे दंडात्मक प्रावधान के दायरे में लाना अनुमेय नहीं होगा, ठीक है। आई थिंक स्टूडेंट आपको 21 आर्टिकल अच्छी तरह से क्लियर होगा। 20 का सब क्लॉज 1 आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। उसमें हमने यही बात की है कि जिस दिन एक्ट हुआ है, अगर उस टाइम पे हमारा जो लेजिस्लेचर है उसको अगर ऑफेंस मानता है उस एक्ट को, तभी हम सज़ा देंगे। अगर लेजिस्लेचर उस एक्ट को ऑफेंस नहीं मानता है तो हम उसको सज़ा नहीं देंगे, ठीक है। ये नॉर्मल आपकी बात थी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका आता है जब डबल जियोपार्डी। ओके, आर्टिकल 22 provides that no person shall be prosecuted, punished for the same offense more than once। हम किसी भी पर्सन को एक बार से ज़्यादा क्या नहीं कर सकते, प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, ना ही पनिश कर सकते सेम ऑफेंस के लिए। स्टूडेंट ये कब से लागू होगा आपका, जब उस पर्सन को हमने कन्विक्शन दे दी है, ठीक है, और वह अपनी सज़ा काट आया है, ठीक है, हम कन्विक्ट कर दिया है और वह अपनी सज़ा काट के आ गया है, उसने अपनी पनिशमेंट पूरी कर ली, तब हम उसके बाद से हम ये रूल आपका लागू करेंगे। स्टूडेंट आप ये नहीं कहेंगे कि मैम क्या हम उस पर ट्रायल नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोसिक्यूशन में तो आपका ट्रायल अपील भी इंक्लूड है ना, तो आप ऐसे नहीं कर सकते स्टूडेंट कि क्या हम मैम उस पर अपील नहीं करेंगे। अपील भी हम जा सकते हैं जब वह पर्सन अपना कन्विक्शन पूरा करके आ गया है, जब अपनी पनिशमेंट पूरी करके आ गया, उसके बाद हम ये रूल लागू करते हैं आपका डबल जियोपार्डी का। ओके, द प्रोविजन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कहे या मैक्सिम कहे, आपकी मैक्सिम क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, नेमो डेप्ट विस वेरी प्रो यूना एट एडम कोजा, ठीक है, नेमो डेप्ट विस वेक्सेरी प्रो यूना एट एडम कोजा मीन्स नो मैन should be punished twice for the same offense। एक ही ऑफेंस के लिए उसको 2 बार पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, इस मैगजीन का ये है। ओके, when a person is punished by a competent court, the conviction served as a bar to any further criminal proceeding against the same person for the same offense। जब एक बार हमने उस पर्सन को कन्विक्ट कर दिया है, ठीक है, उसके बाद हम फर्दर क्रिमिनल प्रोसीडिंग उस पर नहीं ला सकते, ना ही हम उसको पनिशमेंट दे सकते हैं सेम पर्सन को सेम ऑफेंस के लिए। ओके, दिस रूल हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर आर्टिकल 300 ऑफ द CRPC। अगर आप सेक्शन 300 देखेंगे CRPC का, तो वहाँ पे भी आपका सेम कॉन्सेप्ट आपका लिखा हुआ है कि डबल जियोपार्डी का कंसेप्ट। ओके, अंडर आर्टिकल 20 सब क्लोज 2, the protection against double jeopardy is given only when the accused has been prosecuted and punished उसको हो गया, पनिशमेंट उसको मिल चुकी है, उसका ट्रायल पूरा हो चुका है, उसके बाद ही हम एक्यूज्ड को या कन्विक्टेड को क्या देंगे, आपका डबल जियोपार्डी का बेनिफिट देंगे। ओके, अंडर ट्रायल है, मतलब लोअर कोर्ट ने उसको पनिशमेंट दे दी, लेकिन आप उसको अपील में जा सकते हैं, ठीक है, वो वाली बात नहीं है। कन्विक्शन हो गया, वो पनिश्ड हो गया है पूरी अच्छी तरह से, वो पनिशमेंट मिल चुकी है, सारे ट्रायल्स उसने फॉलो कर लिए, उसके बाद अब हम दोबारा उस पर सेम ट्रायल नहीं चलाएंगे। इजी है कॉन्सेप्ट। ओके, केस आता है स्टूडेंट इसका आपका, स्टूडेंट केस मैं आपको इसलिए साथ साथ बता रही हूँ, आप अपने अच्छे नोट्स बना लीजिए इसको देख के, ताकि आपके मेंस में और प्री में आपको सेम ही नोट्स में दोनों की प्रिपरेशन हो जाए, आपको मेंस के लिए अलग नोट्स बनाने और प्री के लिए अलग नोट्स बनाने की आवश्यकता ना पड़े। ओके, नेक्स्ट आपका स्टेट NCT ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली वी वर्सेस नवजोत संधू 2005 का आपका केस आता है। वेयर देयर आर 2 डिस्टिंक्ट ऑफेंस, जहाँ पे हमारे 2 अलग अलग अपराध बन रहे हैं, मेड अप ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, और उनके इंग्रेडिएंट्स भी अलग अलग है, ठीक है, तो आर्टिकल 22 इज नॉट एप्लीकेबल। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि ए ने क्या किया, बी का मर्डर किया,
उसकी वह सज़ा काट के आ गया। जब वो रिलीज़ हुआ उसके बाद ए ने ही क्या किया, सी का भी मर्डर किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पर्सन आपके अलग अलग हो गए। और वही हमने देखा था कि ए ने थेफ्ट किया पहले सी के खिलाफ, और फिर ए ने ही क्या किया, रॉबरी की सी के खिलाफ। तो वहाँ पे हमारे इंग्रेडिएंट्स ऑफेंस के डेफिनेशन अलग अलग होगी। तो वही बात की गई है, जब आपके ऑफेंस अलग अलग है या फिर आपके इंग्रेडिएंट्स अलग अलग है। ठीक है, तो हम आर्टिकल 20 सब क्लोज 2 आपका एप्लीकेबल नहीं करेंगे। ऑफेंस मीन्स एन एक्ट, ऑफेंस का मतलब क्या, ऑफेंस मीन्स एन एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एज डिफाइंड इन जनरल क्लोज एक्ट। ऑफेंस वह होता है, चाहे कोई आप एक्ट ले लीजिए, चाहे आप कोई ओमिशन ले लीजिए। ठीक है, ओमिशन या लॉ ले लीजिए जो कि आपका लॉ के द्वारा पनिशेबल है। ठीक है, उसे ही हम ऑफेंस मानते हैं। If offense, yes, 20 line or important. If the offense are distinct, there is no question of the rule as the double jeopardy being applicable. अगर आपका offense ही अलग है तो हमारा क्वेश्चन उठता ही नहीं है कि डबल जेपार्डी लागू होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर ऑफेंस सेम है, पर्सन सेम है, इंग्रेडिएंट सेम है, सब कुछ ही सेम है, तब हम सोचेंगे कि डबल जेपार्डी आपका लागू होगा या नहीं होगा। ओके, और स्टूडेंट सिविल में हम इसको क्या कहते हैं, रेस जुडिकाटा कहते हैं। आपके रेस सब्जुडाइस है, रेस जुडिकाटा हम इसको सिविल का अगर हम देखते तो कहते हैं, क्रिमिनल में हम इसे डबल जेपार्डी कहते हैं। ओके, ये हिंदी में लिखा हुआ है। भगवान स्वरूप वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1965 का केस। भगवान स्वरूप वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1965 का केस। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इफ सिंगल एक्ट ऑफ अ पर्सन कॉन्स्टिट्यूट टू डिफरेंट ऑफेंस देन पनिशमेंट ऑफ वन ऑफेंस डज नॉट बार द प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट ऑफ द अदर। सर्वोच्च न्यायालय ने ये माना है कि यदि किसी व्यक्ति का एक ही कृत्य दो अलग अलग अपराध का गठन करता है, ठीक है, एक कार्य किया लेकिन उससे दो अलग अलग अपराध हो गए, तो एक अपराध के लिए दी जा रही सजा दूसरे अपराध के लिए अभियोजन उस सजा को बंधित नहीं करती है। वही बात, सेम बात। ठीक है, फिर स्टूडेंट आता है इस आर्टिकल का लास्ट कॉन्सेप्ट आपका आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3। जो स्टूडेंट्स आपकी बात कर रहे थे कि कोई भी पर्सन अपने खिलाफ विटनेस नहीं बनेगा, मतलब सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मामला हमने देखा था। इट प्रोवाइड दैट नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, अगर किसी पर्सन पे आरोप लगा है, आरोपी है, ये दोषी नहीं हुआ, इसका आरोप लगा है कोई ऑफेंस करने के लिए, तो उसको कंपेल नहीं किया जाएगा, शैल बी कंपेल्ड, तो उसे कंपेल नहीं किया जाएगा कि वह विटनेस बने खुद के खिलाफ। ठीक है, वह खुद के खिलाफ ही क्या बने, विटनेस बने, ऐसा नहीं किया जाएगा। मैगजिम आती है यहाँ पे आपकी, नेमो, टेंडर, प्रोड्यूस, एक्यूसा, स्पेक्सम। ठीक है, इसका मतलब नो मैन इज बाउंड टू एक्यूज हिमसेल्फ, नो मैन इज बाउंड टू एक्यूज हिमसेल्फ। कि कोई भी व्यक्ति स्वयं पर आरोप लगाने के लिए बाध्य नहीं है, कोई भी व्यक्ति स्वयं पे आरोप लगाने के लिए बाध्य नहीं है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द ऑफेंस, और ये किसकी ड्यूटी है, आपको पता है, प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी होती है कि वह क्या करे, ऑफेंस को प्रूव करे। द एक्यूज नीड नॉट मेक एनी एडमिशन और गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ, किसी भी एक्यूज ये बाध्य नहीं है कि वह क्या करे, खुद के खिलाफ एविडेंस दे। ठीक है, इट इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल, इट इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल है किसका, क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का। that the state should establish by evidence the guilt of the accused who should be deemed innocent till he is proved guilty, कि हम तब तक उस व्यक्ति को इनोसेंट मान के चलेंगे, तब तक हम उस एक्यूज्ड को इनोसेंट मान के चलेंगे जब तक कि जो स्टेट है उसके खिलाफ एविडेंस देके उसको क्या ना कर दे, क्रिमिनल प्रूव ना करा दे। ठीक है, गिल्टी प्रूव ना करा दे, तब तक हम उस एक्यूज्ड को क्या मान के चलेंगे, इनोसेंट मान के चलेंगे। स्टूडेंट, ये आपका क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्या है, एक सिद्धांत है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। एज ए लॉ स्टूडेंट हम इस बातों को काफ़ी स्टार्टिंग से अपने देखते आए हैं। जब तक आरोपी का अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसे निर्दोष माना जाता है। राज्य को साक्ष्य के माध्यम से आरोपी के अपराध को सिद्ध करना चाहिए। ओके,
स्टूडेंट आपके कॉन्सेप्ट इजी बहुत है, ठीक है। अगर आप लो सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कॉन्सेप्ट काफ़ी इजी आता है। हमें बस एक बार उसको इतना डिटेल में पढ़ लेना है कि हमें कोई डाउट ना रहे, ठीक है। डाउट अगर हम अपने साथ साथ क्लियर करते रहेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट आसानी से याद होंगे, और जब हम उसको एप्लीकेबल करेंगे अपनी केस स्टडीज़ पे तो वो भी आसानी से आपका केस स्टडी पे एप्लीकेबल करके हम आसानी से उसके आंसर आपके क्रैक कर सकते हैं। ओके, इसके इस मैगजीन से हमें क्या पता लगे, हमें 3 चीज़ें पता लगी अपनी। एक्यूज्ड इज प्रिज्यूम टू बी गिल्टी, हम एक्यूज्ड को गिल्टी मान के चलेंगे, प्रिज्यूम करेंगे, हम उसको गिल्टी ठहरा नहीं रहे हैं। हमें सोचे कि हाँ क्या पता ये गिल्टी हो, लेकिन प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है उसको एस्टेब्लिश करना। प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है कि उसको गिल्टी एस्टेब्लिश करें। एक्यूज्ड की का कोई भी जरूरत नहीं है कि वो कोई स्टेटमेंट दे खुद के विल के अगेंस्ट, ठीक है। खुद के खिलाफ वो कोई क्या बोलते हैं स्टेटमेंट दे, ऐसा एक्यूज्ड पे कोई भी कंपल्शन नहीं है। फिर आपका केस आता है MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र 1954 का। सतीश चंद्र 1954 का आपका मामला आता है, जिसमें ये 3 एसेंशियल आपके जो ऊपर वाले 3 एसेंशियल है वही 3 एसेंशियल आपके कहे गए थे, ठीक है। ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, हिंदी में स्टूडेंट आप देख लीजिए। अभियुक्त को दोषी माना जाता है, हम मान के चलते कि ठीक है अभियुक्त दोषी हो सकता है, हम उसे दोषी ठहराने हम मान के चल रहे हैं। अपराध साबित करने का अभियोजन पक्ष का काम है, ठीक है। प्रोसिक्यूशन उसका अपराध साबित करेगा और अभियुक्त को अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई बयान देने की आवश्यकता नहीं है। फिर स्टूडेंट अगर आपसे पूछ लिया जाए कंपल्शन टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ, अपने खिलाफ सबूत देने के लिए विवश, ठीक है। इसके हमारे पास 2 मामले आते हैं। अगर स्टूडेंट आपके आंसर राइटिंग आ जाए आर्टिकल नंबर 23 में, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले आपने उसके बेयर एक्ट के बारे में बता दिया, ठीक है। बेयर एक्ट की लैंग्वेज एक्सप्लेन कर दी। फिर आपने उसकी मैगजीन बता दिया कि एक मैगजीन है हमारे पास एक मैगजीन है जिसके अंदर हमें ये बात बताई गई है। फिर आपने केस लिखा MP शर्मा वाला, जिसमें आपने कहा कि इसमें 3 हमें एसेंशियल्स दिए हुए हैं। फिर आप बता सकते हैं कि हाँ अगर अपने खिलाफ सबूत देने के लिए विवश, कंपल्शन टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ, ये डेफिनेशन मिला के आप इसमें भी ये 2 केस लिख सकते हैं। एक स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस द्योमन उपाध्याय, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। आपको पता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मामला जहाँ पे आता है कि अपने ही खिलाफ कोई गवाह देने वाला, तो हम इस केस को रेफर करते हैं स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस द्योमन उपाध्याय 1960 का मामला आता है कि किसी भी पर्सन को क्या किया जाएगा, ऐसी धमकियाँ नहीं दी जाएगी, ठीक है। ऐसी धमकियाँ नहीं दी जाएगी कि हम अगर आपने खुद के खिलाफ नहीं दी गवाही तो हम पुलिस वाले कई बार ऐसे या फिर कोई हाई पावर में होता है वो ऐसे धमकी देता है कि आप अपना ऑफेंस कबूल कर लीजिए, चाहे आपने ऑफेंस किया हो या ना किया हो, आप इस ऑफेंस को मान लीजिए, तो ऐसी धमकियाँ हम नहीं देंगे। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस द्योमन उपाध्याय 1960 के मामले में ये कहा गया था, ठीक है। फिर एक मामले को है लक्ष्मीपत वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1968 का केस है आपका। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 23 इज नॉट वोलेट व्हेन द एक्यूज्ड वॉलंटरली, जब एक्यूज सब खुद के ही रूप से वॉलंटरली क्या करे, एविडेंस अगर दे, सब इच्छा से अगर वह आपके एविडेंस दे रहा है, तब हम उसको वॉयलेशन नहीं कहेंगे। लेकिन अगर हमको धमका के या अपनी पावर का यूज़ करके उसको एविडेंस देने के लिए मजबूर कर रहे हैं, या खुद के खिलाफ हम उसको कह रहे हैं कि आप कन्फेशन कर लीजिए, तब हम उसको इस मामले में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। आपके 2 केस है स्टूडेंट, आप लिख लीजिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है। ये भी सेम केस है आपका, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस कथिकालू 1961 का केस आपका आता है, जिसमें आपके कन्फेशन की बात की गई है। सेक्शन 27 ऑफ द एविडेंस एक्ट कहता है कन्फेशन कौन सा, जो पुलिस ऑफिसर आपका दिलवा रहा है वो कन्फेशन, ठीक है। और सेकंड है आपका आर्टिकल 23 की ये बात आपको कह रहे हैं। ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं, सेम बात है आपके कि अगर एक्यूज्ड अगर वॉलंटली दे रहा है, ठीक है, तो वह दे सकता है, लेकिन हम उसको विवश नहीं करेंगे, हम उसको थ्रेट नहीं देंगे कि वह एविडेंस दे ही दे। ओके, फिर आपका एक कॉन्सेप्ट आता है राइट टू रिमेन साइलेंट। राइट टू रिमेन साइलेंट मामला है आपका आलोकनाथ दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें ये कहा गया कि अगर एक्यूज्ड चाहता है कि वह चुप रहे, ठीक है,
अगर एक्यूज चाहता है वह इस मामले में जब अगर उनसे कुछ पूछा गया है, अगर वो चाहता है कि वह चुप रहे तो वह चुप भी रह सकता है। ठीक है, हम उसको बताएंगे कि अगर आपने कुछ बोला, मैजिस्ट्रेट बताते हैं, इन्फॉर्म करते हैं एक्यूज्ड को कि हम आपसे क्वेश्चन पूछे, अगर आपने इसकी आंसर दिया तो हम आपको क्रिमिनेट कर लेंगे, हम आपको अपराधी घोषित कर लेंगे। तो आपके पास राइट है कि आप चुप भी रह सकते हैं, क्योंकि प्रोसिक्यूशन के पास है ना कि आप एविडेंस से प्रूव कीजिए कि हाँ ये पर्सन गिल्टी है या नहीं है। ठीक है, तो एक हमने उसको अधिकार दिया हुआ है। राइट टू रिमेन साइलेंट इज अ लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट टू पर्सन अंडर कोई पुलिस इंटरोगेशन और ट्रायल। अगर कोई पर्सन है, ठीक है, वो कोई पुलिस इंटेरोगेशन या ट्रायल से गुजर रहा है तो उसके पास अधिकार है कि वह साइलेंट रह सकता है। ठीक है, आलोकनाथ दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल आपका ये मामला कहता है द राइट टू रिमेन साइलेंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द रूल ऑफ सिविल लाइबिलिटी। सिविल लाइबिलिटी का ही आपका एक एक्सटेंशन है कि राइट टू रिमेन साइलेंट। अगर वह चाहे तो वह इसमें पुलिस इंटेरोगेशन में और ट्रायल में चुप रह सकता है। लेकिन अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कि इसका आंसर देना कंपल्शन है, ठीक है, तो उस एक्यूज्ड को आंसर देना होगा। वो मैजिस्ट्रेट के ऊपर है कि वह पावर देता है एक्यूज्ड को रिमेन टू राइट टू रिमेन साइलेंट की या नहीं देता है। ओके स्टूडेंट, फिर आपका इसी के अंदर मामला आता है वैलिडिटी ऑफ नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेस्ट एंड ब्रेन मैपिंग एक्सेट्रा। आपका एक मामला आया 2010 का, सैल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 का आपका मामला आया, जिसमें हमने चैलेंज किया। किनको चैलेंज किया? ये जो आपके लाई डिटेक्टर टेस्ट होते हैं, लाई डिटेक्टर जो आपके टेस्ट होते हैं, ठीक है, उनको हमने चैलेंज किया। जैसे किसी को नार्को एनालिसिस करते समय कुछ ऐसे ड्रग्स या कोई मेडिसिन ऐसे देते हैं कि जिससे क्या होता है वो पर्सन मतलब कि थोड़ा बेहोश सा हो जाता है और अब जो उससे क्वेश्चन पूछा जाता है उसके भी आंसर सही देता है। या पोलियोग्राफ की उसके ब्रेन मैपिंग या पोलियोग्राफ में ऐसे हम मशीन्स का उपयोग करते हैं कि जिससे हम पता लगा सकते हैं फ्रिक्वेंसी ऑफ ब्रेन। ठीक है, फ्रिक्वेंसी ऑफ ब्रेन से हम पता लगा सकते हैं कि ये पर्सन झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। फ्रिक्वेंसी में जैसे वो चेंज आता है उसके अकॉर्डिंग हम पता लगाते हैं, तो उसे ब्रेन मैपिंग कहते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट भी आपका वही होता है, पर्सन की हार्ट बीट या उसके जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं उसके ग्राफ के ऊपर हम मेंशन करके ये पता लगाते हैं कि ये पर्सन सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। नार्को एनालिसिस में ऐसे ड्रग्स का यूज़ किया जाता है, पर्सन को ऐसे इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, ऐसे ड्रग्स का यूज़ किया जाता है कि वह क्या होता है, फिर वह सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है और सब कॉन्शियस माइंड में हम ये मानते हैं कि पर्सन क्या बोलता है, हमेशा सच ही बोलता है। ठीक है, उसका माइंड रिलैक्स मोड पे हो जाता है तो वो उसकी सोचने की क्षमता तो कम हो जाती है, जिससे कि हम जो भी क्वेश्चन पूछेंगे तो वह बिना झूठ सोचे जो उसके माइंड में स्टोर है उसको वही बातों को वह रिपीट करेगा। ठीक है, तो ये आपके टेस्ट होते हैं। तो हम ऐसे मान के चलते हैं कि ये मामले भी आपके सेल्फ इंक्रिमिनेशन में इंक्लूड हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हम उस पर्सन को फोर्स कर रहे हैं कि आप इन टेस्ट के ज़रिए आप क्या करें, इन टेस्ट के ज़रिए आप खुद के खिलाफ ही सबूत दीजिए। तो आपका मामला आता है सैल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 का आपका मामला आता है, जिसमें ये कहा गया था कि अगर जो एक्यूज्ड की परमिशन लेके, ठीक है, नॉर्मल बात ये कही गई थी कि अगर एक्यूज्ड की परमिशन लेके और मैजिस्ट्रेट की, ठीक है, मैजिस्ट्रेट और प्रॉपर अथॉरिटी की परमिशन लेके उनके मतलब कि उनके अंडर, उनके मैजिस्ट्रेट के अंडर या फिर जो अथॉरिटी है उसके अंडर ही प्रॉपर केयर के साथ अगर हम ये टेस्ट करते हैं तो ही हम इन टेस्ट को वैलिड मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। और कुछ ऐसे मामले हैं जो कि इतने ग्रेवियस है, ठीक है, इतने मतलब कि उनका नेचर बहुत ज़्यादा हराश है कि हमें ऐसे टेस्ट करने की आवश्यकता है ताकि हम पता लगा सकें कि एक्यूज्ड कौन है। ठीक है, तो ऐसे मामलों में ही हम क्या करेंगे, हम ऐसे टेस्ट करेंगे। It was good that this scientific technique violated Article 23 as a compelled witness to against oneself. Supreme Court held that इनको हम लाइट डिटेक्टर टेस्ट करते हैं शुड बी एडमिनिस्ट्रेड ओनली विद द कंसर्ट ऑफ द एक्यूज्ड। अगर एक्यूज्ड ने कंसर्ट दिया, परमिशन दिया है, तभी हम इसको करेंगे और मैजिस्ट्रेट और अथॉरिटी के उनके निगरानी में ही इन टेस्ट को किया जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट आज का लेक्चर हम यहीं वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। फंडामेंटल राइट्स आपके इतने डीप है और इतने इंपॉर्टेंट है कि हम सब सेक्शंस को, आर्टिकल्स को क्या कर रहे हैं, आपके इतना डीपली पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है संविधान में जो आपके फंडामेंटल राइट्स है वो काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखते हैं। प्री में, मेंस में, यहाँ तक ऐसे राइटिंग में भी आपकी ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखते हैं। आप इन फंडामेंटल राइट्स की अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिए। आगे वाले जो कंसेप्ट आएंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के
उन्हें हम प्री मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ेंगे, लेकिन इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे उनको, ठीक है। जो जो आपके इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होंगे प्री प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उनको ही कवर करेंगे, ठीक है। हमारा मेन मोटिव हमारा पेपर क्लियर करना है, और इसलिए हम अपने फंडामेंटल राइट्स को इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं, और जो आगे वाले आपके कॉन्सेप्ट्स आएंगे उनको हम काफ़ी जल्दी कवर अप कर लेंगे। ओके, आई थिंक स्टूडेंट आपको मेरे ये वीडियोस अच्छी लग रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको ये प्रोवाइड करा रही हूँ ताकि आप अपने बेस्ट नोट्स बना सकें और मैं आपकी हेल्प कर सकूँ आपकी जर्नी में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।